आप सभी का डेली के करंट प्रोग्राम में स्वागत है। आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है वो आपके सामने इस प्रकार है। सर्वप्रथम आप देख रहे हैं कि त्रिवेणी संगम यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में तीन नदियों का, पार्वती, काली सिंधु और चंबल, इन तीन नदियों की लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। यहाँ पर आप देखेंगे कि पीएम ने, मोदी जी ने पार्वती, काली सिंधु और चंबल परियोजना की क्या रखी है, आधारशिला रखी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच तीन नदियां कौन कौन सी याद रखना, एक पार्वती हो गई, एक काली सिंध और एक चंबल। इसके पानी के लिए मंगलवार को एक संशोधित समझौता हुआ। हालांकि ये 20 सालों से अटका हुआ था, जिसको अब जाकर के क्या मिली है, मंजूरी मिली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मोदी जी आए थे जयपुर में, और जयपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल, इन सब की उपस्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया, ये समझौता ज्ञापन किया या इसकी आधारशिला रखी गई। इस आधारशिला को रखने के फलस्वरूप प्रतीकात्मक रूप में क्या किया गया, जो चंबल नदी का जल है और जो पार्वती नदी का जल है उसको काली सिंध नदी के जल में क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, प्रतीक के स्वरूप में कि अब इन तीनों जल को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। आगे आप देखेंगे इसी के संदर्भ में, तो ये जो योजना रही है आपकी, इसमें पार्वती, काली सिंध और चंबल, राजस्थान ईस्टर्न कैनाल, ठीक है, इस पर करीब 72,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। खर्च कितना आएगा, ये जो तीनों नदियों को लिंक करने की योजना है, इसे लिंक करने के लिए 72,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अब ये जो पूरा 72,000 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है, इसमें से 90% जो राशि है वो किसके द्वारा दी जाएगी, केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी। अब पहली बात तो ये जो 72,000 करोड़ रुपए है, इसको केंद्र, मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार दोनों में अलग अलग राशि के रूप में बांटा गया है, जिसमें से मध्य प्रदेश सरकार कितना रुपए लगाएगी, 35,000 करोड़ रुपए, और राजस्थान सरकार कितना लगाएगी, 37,000 करोड़ रुपए। अब ये जो मध्य प्रदेश सरकार को 35,000 करोड़ रुपए और राजस्थान सरकार को 37,000 करोड़ रुपए देने हैं, इसका 90% केंद्र सरकार देगी और इसका भी 90% कौन देगी, केंद्र सरकार देगी। तो दोनों पे 90% केंद्र सरकार पैसे देगी, बाकी का जो 10% है वो राज्य सरकारें अपनी अपनी तरफ से लगाएगी। तो इस तरीके से राशि का क्या हुआ है, आवंटन हुआ है। आगे आप देखेंगे कि ये जो जल, इनके जो जल है पार्वती के, काली सिंध के और चंबल के, बाद में इसको सिंहस्थ क्षिप्रा के लिए भी जोड़ा जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि सिंहस्थ मेला, जो कि एक कुंभ मेला है, 2028 में मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाला है, तो 2028 के कुंभ के लिए, कब, 2028 का जो सिंहस्थ कुंभ लगेगा क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, कहां पर, उज्जैन में। यहां पर क्षिप्रा में पानी का प्रवाहमान अच्छे से हो, इसके लिए इस योजना से ही क्या लिया जाएगा, जल भी लिया जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है इसका। दूसरी चीज ये कि ये जो परियोजना चली है, इस परियोजना से मध्य प्रदेश की 6.36 लाख हेक्टेयर भूमि और राजस्थान की 4.03 लाख हेक्टेयर जो भूमि है, जो रकबा है, उसको क्या मिलेगी, सिंचाई क्षमता, यानी कि इससे उसकी सिंचाई क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके अलावा पेयजल संबंधी और अन्य जल आपूर्ति संबंधी भी लाभ इससे देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि विभिन्न प्रकार के इनमें बांधों का भी निर्माण किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए इसको आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अगली जो सबसे गर्माहट वाली खबर है वो ये है कि इस संसदीय सत्र में एक देश एक चुनाव को लेकर के बिल पारित किया जा चुका है। अब यहाँ पर इस बिल की कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर आप देखेंगे, तो ये जो बिल है, ये बिल
पेश तो हो गया है, लेकिन अभी किसके पास चला गया है? संसदीय समिति के पास। अब संसदीय समिति के पास क्या प्रक्रियाएं होंगी उसको भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर सर्वप्रथम अगर हम देखें तो अगर ये बिल पास हो गया तो संभव है कि 2034 में जो चुनाव होंगे वो एक देश एक चुनाव के पैटर्न पर होंगे। अब यहाँ पर केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव की ओर एक कदम बढ़ा दिया। इसमें केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को संविधान का 129वां, याद रखना कौन सा, 129वां संशोधन विधेयक, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल को क्या किया? लोकसभा में पेश कर दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या हुई? इसमें बहस हुई। बहस कितनी चली? लगभग 90 मिनट की बहस चली, और इस 90 मिनट की बहस के बाद 129वां संशोधन बिल पेश करने के लिए मतदान हुआ। और ऐसा पहली बार हुआ है लोकसभा में कि किसी बिल को पेश करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से क्या हुए? मतदान हुए, ठीक है। वोटिंग, जैसे बटन हम लोग टाइप करके वोट देते हैं, अपना मत देते हैं, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से क्या हुए हैं? मत दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो मत दिया गया, इस मत में आप देखेंगे कि संसद में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से वोटिंग हुई, जिसमें कुल 369 सदस्यों ने अपना वोट दिया है, ठीक है। वोटिंग मशीन से कितने सदस्यों ने अपना वोट दिया? तो 369 सदस्यों ने अपना वोट दिया। इन 369 सदस्यों में से बिल के पक्ष में पड़े 220 सदस्य और 220 वोट, और बिल के विपक्ष में पड़े 149 वोट, यानी कुल 369 वोटों में से पक्ष में आपके जाते हैं 220 वोटिंग मशीन से, और विपक्ष में आपके जाते हैं 149 वोट। अब बच जाते हैं 92 सदस्य जिन्होंने, अब यहाँ पर क्या हुआ, विपक्ष ने आपत्ति जताई। विपक्ष की आपत्ति के बाद जो लोकसभा स्पीकर है हमारे ओम बिरला जी, उन्होंने व्यवस्था की कि बाकी के जो बचे सदस्य हैं वो पर्ची से वोट दे दे। तो पर्ची से वोट देने वाले सदस्य बचे 92, तो कुल 92 सदस्यों ने पर्ची से अपने वोट दिए। इस प्रकार अंततः यानी अंत में बिल के पक्ष में, ये जो संपूर्ण बिल रहा, उस बिल के पक्ष में कुल 269 वोट पड़े और विपक्ष में कुल 198 वोट पड़े, ठीक है। इसके बाद चला गया कहां बिल? संयुक्त संसदीय समिति के पास। किसके पास चला गया? जेपीसी। किसके पास? जेपीसी, संयुक्त संसदीय समिति के पास। अच्छा, इससे पहले एक चीज समझना आपको यहाँ पर कि ये जो सारी प्रक्रिया है एक देश एक चुनाव की, इसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी, जिस पर मैंने ऑलरेडी बात भी की हुई है और वीडियो भी बनाए हुए हैं, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर सितंबर 2023 में, कब? सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक चुनाव की संभावना को तलाशने के लिए एक समिति बनी थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में विभिन्न चीजें सुझाई गई थी, जिसको मैंने बकायदा चर्चा की। आप चाहे तो उसको देख लीजिएगा एक बार, है ना, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर जो ये रिपोर्ट इन्होंने दी, कोविंद जी की अध्यक्षता में गठित समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी, इसकी रिपोर्ट पर क्या किया गया? कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और उसी के संदर्भ में अब इस पर क्या चल रहा है? काम चल रहा है। अब चूंकि ये जो बिल है, ये जो विधेयक है, कहाँ चला गया है? संयुक्त संसदीय समिति के पास, जेपीसी के पास। तो अब क्या क्या होगा इसमें देखते हैं। सर्वप्रथम ये जो जेपीसी है, इसका जो गठन है वो कैसे होगा? तो इसमें लोकसभा के 21 सदस्य होंगे। कितने होंगे? लोकसभा के 21 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के कितने होते हैं? 10 सदस्य होते हैं। संख्या संसद में अगर आप देखेंगे तो पार्टियों की ताकत के हिसाब से ही तय होती है, यानी कि ज्यादातर जो पक्ष रहेगा वो कहां जाएगा? जिसका मंत्रिमंडल गठन है, जिसकी मंत्रिपरिषद गठित है, उसी के पक्ष में जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सबसे ज्यादा सदस्य और अध्यक्ष भी किससे होंगे? भाजपा से होंगे, क्योंकि वही बहुमत में है, यही नियम है। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा जो सदस्य है वो किससे होंगे? भाजपा। और इसका जो अध्यक्ष बनेगा वो भी किससे होगा? बीजेपी से होगा। अब यहाँ पर
आगे आप देखेंगे कि ये जो जेपीसी है इसको क्या करना होगा। ये जो समिति गठित है जिसके पास ये विधेयक गया है, ये क्या करेगी? तो ये करेगी, ये जो बिल आया है इसमें जेपीसी के लिए काफी होमवर्क छोड़ा गया, मतलब काफी काम छोड़ा गया है। संविधान के 3 अनुच्छेदों में परिवर्तन करने का सुझाव और एक नए प्रावधान को जोड़ने की पेशकश है। अनुच्छेद 82 में भी क्या होगा, नया प्रावधान जोड़कर राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटेड तारीख तय करने की बात की गई है और साथ ही अनुच्छेद 82 के जनगणना के बाद जो परिसीमन है उसके बारे में भी ये विचार विमर्श करेगी और अपना सुझाव पेश करेगी। ठीक है, इसके बाद और क्या काम करना है जेपीसी को, तो अगले पेज में हम देखते हैं। देखो अगले पेज में यहाँ पर अब और क्या करना है कि ये रिपोर्ट कब देगी। ठीक है, सवाल क्या आया कि ये अपनी रिपोर्ट कब देगी, तो विधेयकों को अंतिम रूप देने में पूरा 2025 लग जाएगा। क्या लग जाएगा? पूरा 2025, यानी साल भर लग जाना है और बिल सदन में 2026 में ही आ पाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और विशेष बहुमत जुटाकर पास कराया गया तो निर्वाचन आयोग के पास 2029 की तैयारी के लिए सिर्फ 2 साल ही बचेंगे। चूंकि एक देश एक चुनाव है, इतनी सारी जनसंख्या है, इतना बड़ा देश है, तो यहाँ पर 2 साल के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं कराना एक चुनौती हो जाएगा। इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2034 के चुनाव में ही क्या होंगे, एक देश एक चुनाव वाली जो प्रणाली है उसको लागू किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या कोई डेडलाइन तय की गई है, तो बिल में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है कि इसे कब से लागू किया जाएगा, या सरकार ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला है कि ये कब लागू होगी या कब लागू नहीं होगी। तो ये जो अधिकार है ये अभी भी सरकार के पास है। रही बात राष्ट्रपति के अधिसूचना की, तो राष्ट्रपति जब अधिसूचना जारी करता है तभी चुनाव आयोग चुनाव के लिए तैयार होता है, वो तारीखें घोषित करता है। तो राष्ट्रपति की अधिसूचना का भी कोई समय यहाँ पर अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, तो इस पर अभी मौन धारण किए हुए हैं। कुछ ऐसा कंफर्मेशन नहीं है कि ये कब से लागू होगा। जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है उससे ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2034 में ये बिल लागू हो सकता है। अब यहाँ पर बिल पास होने पर क्या हो जाएगा, तो 2029 के चुनाव के बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे, अधिसूचना जारी करेंगे और लोकसभा की जो पहली बैठक है उसकी तारीख तय की जाएगी। फिर उसके बाद 5 साल का लोकसभा का फुल टर्म 2034 में पूरा हो जाएगा और इसके साथ ही सभी विधानसभाओं का कार्यकाल भी पूरा मान लिया जाएगा। मान लो अगर किसी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष एक यानी कि मान लो 2033 में पूरा हो रहा है तो उसके विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अगर किसी विधानसभा का कार्यकाल यहाँ पे सिर्फ 2 साल ही चल पाया और 2034 आ गया तो उसके विधानसभा के कार्यकाल को वहीं पर स्टॉप कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठ जा रहा है बार बार कि कभी अगर मान लो एक देश एक चुनाव प्रक्रिया लागू हो गई और सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, नगरीय निकायों सभी जगह एक साथ चुनाव हो गए। अब इस चुनाव के बाद हमारे यहाँ की प्रणाली कुछ ऐसी है कि कई बार सरकार गिरती है, कई बार सरकारें बनती है। ऐसा केंद्र में भी होता है, ऐसा राज्य में भी होता है। तो उस स्थिति में क्या किया जाए, तो उस स्थिति में रिपोर्ट में ही एक बात कही गई थी कि मान लो अगर कोई सरकार है, बात समझ में आ रही है, मान लो अगर कोई राज्य सरकार है जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार क्या हुआ कि 1 साल ही चल पाई या 14 महीने ही चल पाई या 15 महीने चल पाई और 2 वर्ष होने के पहले वो गिर गई, तो अब क्या बीच में चुनाव कराए जाएंगे? नहीं, 2 वर्ष की सीमाएं तय की गई है कि अगर कोई राज्य सरकार गिरती है तो 2 वर्ष बाद ही चुनाव होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। यानी कि बचे हुए जो कार्यकाल, यानी सरकार गिर गई और 6 महीने का समय बचा है या सरकार 1 साल में गिर गई और पूरा 1 साल का समय बचा है, तो उस दौरान जो केंद्र सरकार है वहां पर क्या लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और सारी जो अधिकार है वो किसके हाथ में चले जाने हैं, केंद्र सरकार के हाथ में चले जाने हैं। यही सबसे बड़ा डर है विपक्ष को, इसलिए जो विपक्ष है वो बार बार इस पर या इसके विपक्ष में वोट कर रहा है या इसके विपक्ष में बातें कर रहा है या इसके विपक्ष में आपको ये सारी बातें कही जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार का तर्क ये है कि भाई
केंद्र सरकार का तर्क आपको ये दिया गया है कि ठीक है, इससे पैसा भी कम लगेगा, समय की भी बचत होगी, बार बार होने वाले इन चुनावों से जो प्रक्रियाएं बाधित होती है वो भी कम से कम होगी। लेकिन विपक्ष का डर यहाँ पर ये भी सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो वोटर होता है वो विधानसभा के चुनाव किसी अन्य स्तर पर सोच करके देता है, नगरीय निकायों के चुनाव या पंचायत के चुनाव वो अन्य स्तर पर उसके विचार होते हैं, और लोकसभा के स्तर पर यानी केंद्र के स्तर पर उसके अन्य विचार होते हैं। इसमें सबसे बड़ा डर ये होगा कि लोकसभा की जो आंधी चलेगी उसी आंधी में सारे राज्य और नगरीय निकाय और पंचायती चुनाव भी बह जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा डर है। इससे जो वर्सेलिटी एक बनी हुई थी हमारे देश में वो नहीं बनी रहेगी। लोकसभा की हवा के साथ ही सारी हवाएं एक साथ मिल जाने की संभावना भी जताई जा रही है। तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कई सरकारों के द्वारा, ये जो विपक्ष पार्टियां हैं उनके द्वारा इसका लगातार विरोध भी किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर इतनी बात समझ में आई। अब तैयारी में कितना वक्त चाहिए, जैसे मान लो ये बिल आने वाले वर्ष में पारित हो भी जाता है तो तैयारी में चुनाव आयोग को तैयारी के लिए कितना समय चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग के पास अभी भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। रिपोर्ट जब आई थी तब भी चुनाव आयोग ने कहा था कि मेरे पास अभी ऐसी कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो चुनाव आयोग को भी समय देना होगा। तो यहाँ पर तैयारी में जो वक्त चाहिए वो बुनियादी जरूरतों के हिसाब से 2034 की टाइमलाइन से ही मेल खाएगी, यानी कि वहीं तक ये कंप्लीट कर सकते हैं, उससे पहले ये नहीं कर सकते, क्योंकि निर्वाचन आयोग को एक चुनाव के लिए कम से कम 46 लाख ईवीएम चाहिए, 25 लाख मशीनें चाहिए, और मशीनों की एक्सपायरी 15 साल है। 10 साल में 15 लाख मशीनें, कई उनकी उम्र पूरी हो चुकी होगी, तो फिर और नई मशीनों के इंतजाम, उसमें भी लगभग 10 साल लग ही जाएंगे। तो इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई 2034 में ही जो ये चुनाव है वो संपन्न हो सकते हैं। ठीक है, अगली बात है, हाँ, तो इसी के साथ जो आपकी चुनाव वाली प्रणाली है वो यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है। एक महत्वपूर्ण जानकारी और है आपके लिए, हमारे भारत के प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन जी, आपने इनका नाम तो सुना ही होगा, इनका देहांत हो चुका है। महान तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन जी, इनका देहांत हो चुका है। विश्व मंच पर इन्होंने भारतीय संगीत को एक नई पहचान दिलाई थी और ये तबला वादक के नाम से जाने जाते हैं, मतलब इनको तबला वादक कहा जाता है, इसमें इनकी निपुणता थी। अब यहाँ पर इनकी जो आयु है, जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी जो आयु है वो 73 वर्ष की रही। सोमवार के दिन सुबह 5:30 बजे अमेरिका में, चूंकि ये जाकर के बस गए थे, वहीं रहने लगे थे, तो इनका वहीं पर एक अस्पताल में निधन हो गया। अस्पताल है सैन फ्रांसिस्को का, वहीं पर इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। ये एक बीमारी से ग्रसित थे। सर्वप्रथम तो हम यहाँ पर ये देख ले कि इनका जो जन्म था ये 9 मार्च 1951 को जन्म इनका हुआ। जन्म कब हुआ, इनका जन्म मुंबई में हुआ 9 मार्च 1951 को, और निधन होता है इनका 16 दिसंबर 2024 को। तो ये इनकी डेट है। इस आधार पर आप देखेंगे इन्होंने अपना जीवन के 73 वर्ष जिए हैं। अब यहाँ पर आगे जब आप देखते हैं तो ये एक बीमारी से ग्रसित थे। बीमारी क्या थी, तो बीमारी इनको थी फेफड़े संबंधी बीमारी। इसमें इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से ये ग्रसित थे, जिसमें फेफड़े का ट्रांसप्लांट करना ही एक मात्र इलाज था। लेकिन हो सकता है इनकी बढ़ती एज या अन्य और समस्याएं होंगी जिसकी वजह से ये संभव नहीं हो सका, और उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली 16 दिसंबर को 5:30 बजे। इनका जन्म कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ। इनके पिता थे, इनके पिता का नाम था उस्ताद अल्लाह रखा। इन्हीं से उस्ताद अल्लाह रखा से अपने पिता इनसे ही इन्होंने तबले की क्या सीखी थी, जादूगरी सीखी या तबला वादन सीखा था। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनको अपने पूर्वजों से ही ये सारी चीजें विरासत में मिली। इन्होंने 1978 में एक इतावली कत्थक थी, उनसे इन्होंने शादी कर ली थी। एंटोनिया से इन्होंने शादी की। इनकी 2 बेटियां हैं, एक का नाम है अनीसा और एक का नाम है इसाबेला। ठीक है, इसके अलावा इन्हें संगीत का ऑस्कर माने जाने वाले 5 ग्रैमी अवार्ड भी मिले हैं। कितने, 5 ग्रैमी अवार्ड भी मिले हैं। इसमें से 3 अवार्ड इनको इसी साल फरवरी में मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये एक और महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके लिए।
अन्य वन लाइन फैक्टर के रूप में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये सारी चीजें आप नोट करते चलिएगा। नोट क्या, हालांकि मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगी तो उनको आप या तो निकालते जाइए या फिर नोट करते जाइए, क्योंकि अब से जो आपको डेली करंट का जो मटेरियल है वो इसी प्रकार डेली मिलता रहेगा। डेली आप बने रहे, जो परीक्षा के टाइम पे करंट के लिए फड़फड़ाहट होती है, जो बेचैनी होती है, उससे निजात मिल जाएगी। अभी से हम पढ़ते चलेंगे तो ना आपको दिक्कत होगी ना पढ़ाने वाले को, इसलिए आप लोग अब से करंट के लिए डेली तैयार रहा करें। ठीक है, यहां पर देखेंगे भारत, फ्रांस और यूएई ने अरब सागर में त्रिपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास, नाम है इसका डेजर्ट नाइट। क्या नाम है? डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट। ठीक है, किन किन का? भारत, फ्रांस और यूएई। भारत, फ्रांस और यूएई। ठीक है, याद रखना इसको, है ना। डेजर्ट नाइट का क्या किया गया? आयोजन किया गया। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक, डायबिटीज बायो बैंक पूछा जा सकता है भविष्य में कहां पर खोला गया या कहां पर स्थापित किया गया? तो चेन्नई में स्थापित किया गया। ठीक है, अगला है 17 दिसंबर को राष्ट्रीय पेंशनर दिवस मनाया गया। कितनी तारीख को? 17 तारीख को। जो नए नए दिवस कभी पूछ लेता है ना तो वो इसी में से आ जाते हैं। 17 दिसंबर को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय पेंशनर दिवस। इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का क्या किया है? सफल परीक्षण किया। किसने? इसरो ने। साइंस टेक से ये आपका जुड़ जाएगा जाकर के। CEO क्रायोजेनिक इंजन का इसने सफल परीक्षण किया। इसके अलावा अगला है मस्कट, ओमान में आयोजित महिला जूनियर एशिया कप में भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने, जो ये एशिया कप है वो भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने जीता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा याद रख लेना। अगला है आपका अगला देखो, अगला है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई, क्या नाम? जावियर मिलेई को इटली ने नागरिकता प्रदान की। किसको? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, नाम है जावियर मिलेई। इसको किसने? इटली ने इनको नागरिकता प्रदान की। ग्वालियर में GSI भू विज्ञान संग्रहालय शुरू हुआ है। कहां पर शुरू हुआ? ग्वालियर में GSI भू विज्ञान संग्रहालय की शुरुआत की गई। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में स्थित माउंट सेमेरू, माउंट सेमेरू कई बार पूछ लेता है ना कहां पर, मतलब देखा जाए तो जहां पर ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह होता है उनके बारे में जनरली उसी जिस साल हुए होते हैं उन्हीं के बारे में आपको मिलाने के लिए कई बार ये आपसे चीजें पूछ लेती है। तो इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में स्थित क्या नाम है? माउंट सेमेरू। नॉर्मली भी आप इसको पढ़ते हो। यहां पर क्या हुआ है? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। अगला मोजाम्बिक चैनल, हिंद महासागर में स्थित फ्रांसीसी हिंद महासागर क्षेत्र चक्रवात चीड़ों से प्रभावित हुआ है। काफी प्रभावित है, काफी जान माल का यहाँ पर नुकसान हुआ है। क्या नाम है? चक्रवात चीड़ों, है ना, चीड़ों। ये सब सवाल पूछ लेता है इसलिए याद रखना। अगली जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो है आपकी 15 दिसंबर 1950 को। कब? 15 दिसंबर 1950 को क्या किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। कब मनाई गई? 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या मनाई गई है? पुण्यतिथि मनाई गई। अमेरिका ने अपने लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन डार्क ईगल का क्या किया? सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ठीक है, किसने? अमेरिका ने। क्या? अपने लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन डार्क ईगल का क्या किया? सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अगला, यूनाइटेड किंगडम ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। कौन? यूके, यूनाइटेड किंगडम। किसमें? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला, सिंगरौली और सोनभद्र, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, सोनभद्र यूपी में। इन जिलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को गंभीर बीमारियों के लिए मुफ्त उपचार देने के लिए नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड
क्या, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने चरक परियोजना की, क्या की है, शुरुआत की है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए, एमपी वालों के लिए और यूपी वालों के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कहां पर, सिंगरौली और सोनभद्र जिलों में। जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके जो गंभीर बीमारी से आर्थिक रूप से कमजोर है और किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उनके लिए नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा चरक परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला है आपका 16 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध में मिली जीत स्मृति में विजय दिवस मनाया गया। हालांकि जो बांग्लादेश में जो अब इन्होंने विजय दिवस बनाया, शेख हसीना की सरकार के बाद जो उन्होंने विजय दिवस बनाया, वहां पर काफी भारत विरोधी नारे भी लगाए गए हैं और उन लोगों की ऐसी डिमांड है कि शेख हसीना को हमारे यहाँ भेज दो तो भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या राजनीतिक गर्माहट चलती है तो पता चलेगा, है ना। चलो यहाँ पर आगे देखेंगे कि भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जलवाहक योजना शुरू की गई। अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र यानी कि जो आपके भारत के अंदर नदियों के माध्यम से, नदियों के जल के माध्यम से चलते हैं, ऐसे जलमार्ग क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए जलवाहक योजना शुरू की गई है। तबला वादक, जैसे कि अभी हमने देखा, इनका आप देख लो, इनका निधन हुआ, इनको पद्मश्री भूषण 2002 में इनको क्या मिला, पद्म भूषण कब मिला इनको, जाकिर हुसैन जी को 2002 में, और पद्मश्री इनको मिला, पद्मश्री 1998 में। पद्मश्री कब मिला, 1998 में। डेट याद रखना है ना। प्रतिष्ठित पुरस्कारों से इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगली जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि आप देखेंगे 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। याद रखना, 14 दिसंबर को क्या मनाया गया, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। फ्रैंकोइस बायरू फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने। कौन, फ्रैंकोइस बायरू कहाँ के, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। 12 से 22 दिसंबर 2024 तक 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। 12 से 22 दिसंबर 2024 क्या 22वां दिव्य कला मेला, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है। अगला है मध्य प्रदेश की रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य। ध्यान से, मध्य प्रदेश की रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य को 57वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। अब बाघ अभ्यारण्य कुल कितने हो गए हैं, 57। 57वां जो बाघ अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश का क्या है, रातापानी अभ्यारण्य, है ना, रातापानी अभ्यारण्य। ठीक है, चलो इसी के साथ आपकी 2 से 3 दिन की जो ये करंट न्यूज थी वो कंप्लीट हो गई है। अब आप डेली बने रहिएगा, डेली आपको इसी प्रकार की जानकारी जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है दी जाएगी इसी प्लेटफॉर्म पर। सुबह समय निश्चित नहीं बता सकती क्योंकि कई बार नेटवर्क नहीं होता है, कई बार कई समस्या होती है इस वजह से, लेकिन हाँ मॉर्निंग में 12 बजे के अंदर ये सारी जानकारियां आपको मिल जाया करेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं।